हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स मेकओवर। सो आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 5 डिविडेंड ऑडिट एंड वाइंडिंग अप। हमारे जो 2024 जुलाई के पेपर में जो क्वेश्चंस आ रखे हैं, दैट मींस कि पहला क्वेश्चन आता है डिविडेंड बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व। देखो यहाँ पे हमारे तीन चैप्टर में डिवाइड होता है। पहली बात तो वाइंडिंग अप का तो क्वेश्चन हमेशा आया ही आया है, ऑडिट का भी एक क्वेश्चन आया ही है और डिविडेंड का भी एक क्वेश्चन आया ही है। ऑडिट का एक क्वेश्चन है, बट उसके लिए पढ़ना बहुत सारी चीजें हैं। और ऐसा नहीं हो सकता कि आप सीधा पढ़ने जाओ और आपको एकदम ही वीडियो देखते समझ आ जाए। आपको पेन पेपर उठाना पड़ेगा, आपको साथ साथ लिखना पड़ेगा, तभी आपको समझ आ सकता है। बिकॉज थोड़ी टेक्निकलिटी से बात करते हैं। और देखो इसके अंदर मेन क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं ऑडिट की, अगर मैं बात करूं। देखो, व्हाट विल डिस्क्वालीफाई अ पर्सन फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, कि डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेंगी। अगर इधर की तरफ देखें, हमारे पास क्वेश्चन क्या आया, डिस्कस द प्रोविजन रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ ऑडिटर। तो रिमूव करने के लिए डिस्क्वालिफिकेशन क्या रहेंगी। देन अगर मैं यहाँ पे बात करूं अपॉइंटमेंट एंड रोटेशन ऑफ ऑडिटर की बात कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट कैसे होगा, रोटेशन कैसे होगी ऑडिटर की, ये बात हो गई। देन यहाँ पे भी आईईपीएफ वाला क्वेश्चन आया है, यहाँ पे भी आईईपीएफ वाला क्वेश्चन आया है। ऑल्सो दिस बिलोंग्स टू हमारी डिविडेंड वाली यूनिट। और अभी मैं फिलहाल ऑडिट की बात करती हूँ। यहाँ पे देखिए कि हमारे यहाँ पे ऑडिटर किस तरीके से अपॉइंट करा जाएगा। अगेन द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर। यहाँ पे देखिए रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स फिर से पूछा गया। तो मेनली हमारी क्या है, अपॉइंटमेंट, रोटेशन, रिमूवल, या फिर बोलो कि डिस्क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेंगी। ठीक है, तो हमारी पहली जो चीज चालू होती है दैट इज की अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स की बात करते हैं, या फिर इसके अंदर हम रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स की भी बात समझ लेंगे। देखो सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर सेज दैट, देखो सबसे पहले क्या होता है, हमें ऑडिटर्स को अपॉइंट करना है। दो टाइप की कंपनी रहती है, एक होती है हमारी नॉर्मल कंपनी और एक होती है हमारी गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, जब नॉर्मल कंपनी की बात करें, इट मीन की अदर देन गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहे हैं। अगर मैं ऑडिटर अपॉइंट करना चाहती हूँ, मतलब कि फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना चाहती हूँ, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 डेज के अंदर अंदर फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो 90 डेज के अंदर अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी शेयर होल्डर के पास कि वो अपॉइंट करे। और ये कब तक रहेगा हमारा जो ऑडिटर है, अप टू फर्स्ट एजीएम, दैट इज एनुअल जनरल मीटिंग। सब्सिक्वेंट ऑडिटर की जब मैं बात कर रही हूँ, तो हमारा इसके अंदर आ जाते हैं। देखिए क्या बोला कि ऑडिट कमेटी है, ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी। मान लेते हैं एक पीडब्ल्यूसी है, ठीक है, मैंने उसको वहां पे ऑडिट कमेटी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोला कि दिस इज अ कंपनी, आप इसके अंदर ऑडिटर वगैरह अपॉइंट कर लीजिए। एंड देन उसके बाद हम तीन चीजें चेक करेंगे। दैट इज कि कोई मिसकंडक्ट तो नहीं हुआ है, क्या वो बिजनेस रिलेटेड रिलेवेंट है कि नहीं है, या क्वालिफिकेशन सारी मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। एनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव्स, तो शेयर होल्डर अपॉइंट कर लेगा बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन टिल द 6th एजीएम, वो हमारे ऑडिटर सब्सिक्वेंट ऑडिटर रहेगा। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजेक्ट कर देता है, तो वापस से ऑडिट कमेटी के पास जाएगा, ऑडिट कमेटी उसको रिकंसीडर करेगा। एंड अगर वो कोई और कंपनी सपोज ईवाई अपॉइंट करके देता है, तो यस हो जाएगा। अगर यस कर देता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास वापस से सेम स्टेप चलेंगे, दैट इज शेयर होल्डर टिल द 6th एजीएम अपॉइंट कर देगा इस तरीके से। एंड अगर नो हो जाता है, मतलब कि रिजेक्ट हो जाती है चीजें, कि जो ऑडिट कमेटी है वो रिकंसिडर नहीं करता, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो रिजेक्ट कर रहा है, वो जो बार बार रिजेक्ट कर रहा है, तो उसको रीजन देने पड़ेंगे। एंड अपनी हिसाब से ही उसको रिकमेंडेशन देनी पड़ेगी इन द एनुअल जनरल मीटिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सब्सिक्वेंट ऑडिटर। कैजुअल वैकेंसी की बात करते हैं। अब कैजुअल वैकेंसी का मतलब क्या होता है, ऑल ऑफ सडन हमारी जो कंपनी में ऑडिटर की प्लेस है वो वैकेंट हो गई है, खत्म हो गई है, अब मतलब खाली हो गई है। अब खाली होने की वजह से क्या हो रहा है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए दिया जाएगा विद इन 30 डेज, अगर वो 30 डेज के अंदर कर लिया तो ओके। बट द पॉइंट इज, ये तो होगी कैजुअल वैकेंसी। अगर ऐसा हो जाता है कि रेजिग्नेशन करके चला जाए कोई, अब इसका पता तो है कैजुअली हुई है, बट वी आर नोन टू दिस थिंग, तो रेजिग्नेशन हो रहा है, रिजाइन करके जा रहा है, विच मीन्स की 3 मंथ्स तक, ठीक है, 3 मंथ्स के अंदर अंदर शेयर होल्डर अप्रूव करेगा बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ओआर, एसआर, ये आपको पता होगा, बोर्ड रेजोल्यूशन हो गया, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हो गया, स्पेशल रेजोल्यूशन हो गया। तो यहाँ पे कौन सी रेजोल्यूशन पास हो रही है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। एंड शेयर होल्डर अप्रूव कर देगा विद इन जो 3 मंथ्स के अंदर अंदर कि हाँ हमें कौन सा नया ऑडिटर अपॉइंट करना है। और ये तब तक चलेगा जो ऑडिटर है नेक्स्ट एजीएम तक, जब तक नेक्स्ट एजीएम नहीं बुलाई जाती है। जब हम गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स की, या फिर बोलो गवर्नमेंट कंट्रोल एंटिटीज, ये दोनों कंपनीज की बात चल रही है, गवर्नमेंट जो कंट्रोल कर रही है। इसके अंदर क्या होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल 60 डेज मिलेंगे उसको। अगर वो ऑडिटर फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर देता है, देन ओके है। अगर नहीं करता तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पहुंचेंगे, 30 डेज के अंदर उसे अपॉइंट करना होगा। अगर वो भी नहीं कर पाता है, तो शेयर होल्डर के पास जाएगी बात, जो 60 डेज के अंदर उसे अपॉइंट करना होगा। एंड इसके भी वही टाइम पीरियड चलेगा फर्स्ट एजीएम तक का। देन उसके बाद सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात करूं, इन द केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, वो कहता है कि जैसे फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ है, उसके 180 दिन मतलब 180 डेज के अंदर अंदर
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को बताना पड़ेगा कि कौन सा सब्सिक्वेंट ऑडिटर रहेगा, 180 डेज के अंदर कंफर्म करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा एंड इसका जो टेन्योर है वो नेक्स्ट सीजन तक रहेगा। अगर मैं कैजुअल वैकेंसी की बात करती हूँ इन द केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, तो वही CNAG जो है 30 डेज के अंदर अंदर अपॉइंट करेगा एंड अगर वो नहीं कर पाता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज उसे अपॉइंट करेगा नया कैजुअल वैकेंट जो खाली हुई है जगह उसकी, एंड ये तब तक चलेगा नेक्स्ट सीजन तक। सो दिस इज ऑल अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इस तरीके से लिखना है। मेक श्योर आपको अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर आता है तो आपको ये बताना है कि दे आर टू कंपनीज, नॉर्मल कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। उसके अंदर आप बताओगे कि फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट हो रहा है, आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। यू विल रीड वंस, अपनी बुक्स को एक बार रीड करो, आपको पता चल जाएगा कि क्या है, क्योंकि बहुत 3-4 पेजेस के अंदर इसको बहुत वास्ट करके बताया गया है। इसके अंदर शॉर्ट्स में बताया गया ताकि आपको पता चल जाए कि एक्चुअली में मतलब क्या है इन चीजों के। आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बट कीवर्ड्स मैंने सारे सामने लिख दिए हैं, इस कीवर्ड्स को इधर से उधर आप ना करें, ठीक है। जब रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स की हम बात करते हैं, रोटेशन का मतलब क्या है कि नेक्स्ट जो ऑडिटर है, अगर एक बार वो चला जाता है तो उसके बाद वो कब रीअपॉइंट हो सकता है या नए ऑडिटर की रोटेशन कब किस तरीके से होगी। तो इसके अंदर हमारी 4 कंपनीज वैलिड रहेंगी। लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल जो है मोर देन इक्वल्स टू 10 करोड़ है, अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल्स टू 50 करोड़ है, एंड द ऑल कंपनी जिसका बोरिंग और डिपॉजिट जो है मोर देन इक्वल्स टू 50 करोड़ है। ये चारों के अंदर ही पॉसिबल है रोटेशन ऑफ ऑडिटर, मतलब रोटेशन करना ऑडिटर्स की, वरना बाकी किसी कंपनी के अंदर पॉसिबल नहीं होता है एक्सेप्ट द ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, शेल नॉट अपॉइंट और रीअपॉइंट, मतलब कि जो इंडिविजुअल है अगर उसका जो 5 साल का टेन्योर है, 5 साल उसने काम करा मेनली, ठीक है, 5 साल के बाद ही उसका टाइम पीरियड मिलेगा उसे कूल रहने का, मीन्स कूलिंग ऑफ पीरियड जिसको बोलते हैं, शांत रहेगा वो, उसके बाद ही वो रीअपॉइंट हो सकता है। और अगर मैं बोल रही हूँ कि फर्म के अंदर किसी 2 कॉन्जिक्यूटिव 5 इयर्स का गैप लेना पड़ेगा, इट मीन्स जो भी उसे 10 साल के लिए शांति रहनी पड़ेगी, देन उसके बाद वो रीअपॉइंट हो सकता है फर्म के अंदर, ठीक है। सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टेन्योर, यही सेम चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है। सो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट से पहले क्या होगा, उसके लिए जो ऑडिटर है उसे रिटन कंसेंट देना पड़ेगा और उसके अंदर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जिसके अंदर क्या क्या लिखा होगा कि वो एलिजिबल है अपॉइंटमेंट के लिए, इट मीन्स वो खुद चाहता है कि मैं आऊं ऑडिटर बनूं, या फिर जो भी लिमिट्स उसके प्रिस्क्राइब करी होंगी उसके अंदर लिमिट में रह रहा है कि नहीं रह पा रहा है। देन टर्म्स जो एक्ट के अंदर लिख रखी हैं, या फिर जो भी बोलो प्रोसीडिंग जो ट्रू एंड कंप्लीट फेयर बताती है कि हाँ वो एक्चुअली में रियल पर्सन है, ठीक है। इसका एक्रोनिम हम याद कर सकते हैं, लेट प्रोसीडिंग्स बिगिन। तो एल से आ गया लिमिट, ई से आ गया एलिजिबल वाला पॉइंट, टी से आ गया टर्म एंड प्रीसीडिंग से प्रीसीडिंग वाला हो ही गया। देन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर, मतलब अगर ऑडिटर अपॉइंट हो जाता है तो कंपनी जो है वो आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को एडीटी 1, दैट इज फॉर्म नंबर होता है ये, एडीटी 1 फाइल करेगी देगी एंड 15 दिन के अंदर उसे सेंड करना होगा, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ कि यहाँ पे हमारा जो ऑडिटर है वो अपॉइंट हो गया। चलो चलो, रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स की जब हम बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स बताना है उसके प्रोविजंस क्या क्या होंगे। तो रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स हमारे 3 केस के थ्रू हो सकता है, मतलब या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर दे, या शेयर होल्डर कर दे, या फिर ट्रिब्यूनल कर दे। ट्रिब्यूनल मतलब कि एनसीएलटी कर दे। तो हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, इट मीन्स इन द बोर्ड मीटिंग बाय पासिंग द बोर्ड रेजोल्यूशन, वो एडीटी 2 के अंदर मतलब फॉर्म नंबर दिया वो सीजी से अप्रूवल कराएगा विद इन 30 डेज, ठीक है। एंड 30 डेज के बाद सीजी अप्रूव कर देती है, वो शेयर होल्डर के पास जाएगी बात 60 डेज के अंदर अंदर, and shareholder by passing a special resolution will remove the auditor। ये तो हो गया सिंपल सा। शेयर होल्डर की बात करते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। एक स्पेशल नोटिस पास करेगा, जो स्पेशल नोटिस की डिस्कशन कहाँ हो रखी है, अंडर सेक्शन 115 के अंदर, जिसके अंदर क्या बोला है कि 1% ऑफ द वोटिंग पावर या फिर पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल्स टू 5 लाख हो जाता है तो वो स्पेशल नोटिस क्रिएट हो जाएगा। एंड देन उसके अंदर फिर कंपनी जो है शेयर होल्डर को 7 दिन के अंदर नोटिस बताए भेजेगी कि हाँ हमने ऑडिटर जो मतलब जो ऑडिटर है उसको रिमूव कर दिया है। एंड ऑडिटर को भी पूछा जाएगा कि अगर वो ओरली बोल रहा है तो क्या रहेगा, अगर वो रिटन कंसेंट देके जा रहा है तो मतलब रिमूव कर रहा है तो रिटन कंसेंट देके कर रहे हैं, अगर वो अब्यूज मतलब कि वो नलीफाई हो जाता है फिर बोलो खराब हो जाता है तो वो चीज अगेन कहाँ पे पहुंचेगी, एनसीएलटी के पास, इट मीन ट्रिब्यूनल के पास। एंड अगर वो रिक्वेस्ट टू सेंड मतलब कि एक्सेप्ट हो जाती है तो यहाँ पे उसको पास ऑन कर दिया जाएगा एज एन एजीएम के अंदर, एंड एजीएम के अंदर बोला जाएगा कि आप वहां पे आके इस मैटर को पूरा पूरा का
रिटन लिखा हुआ है, आप उसको रीड आउट करो। जब हम ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं, ट्रिब्यूनल मतलब कि ये तो वो खुद कर दे, ठीक है, रिमूव कर दे या फिर एक एप्लीकेशन दे सीजी या फिर अदर बाकी लोगों को, सीजी इन द सेंस सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, एंड एप्लीकेशन ये सेटिस्फाई कर रही है कि वो फ्रॉड है या फिर कॉल्यूड हुआ है, तो ऑर्डर करेगी कंपनी को। कौन करेगा ऑर्डर? ट्रिब्यूनल करेगा कंपनी को ऑर्डर कि ऑडिटर को चेंज कर दो। एंड इन रिटर्न जो सीजी है वो ट्रिब्यूनल को ऑर्डर दिया, वो 15 डेज के अंदर अंदर ऑडिटर्स प्लस सीजी का अप्रूवल होगा, एंड देन अप्रूवल के अंदर क्या हो जाएगा कि ऑडिटर जो है वो डिसकंटिन्यू हो गया, एंड डिसकंटिन्यू होने पर जब ये एनसीएलटी मतलब लॉ के अंदर आ गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो 5 साल के लिए एलिजिबल नहीं रहता है, और साथ में उसके 447 की पेनल्टी भी चार्ज करी जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारा कि पूछा है कि बताओ कि क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, क्या रहेंगी ऑडिटर्स की। तो यहाँ पे हमारे पहले 2 पॉइंट जो हैं वो बात करते हैं क्वालिफिकेशन के, सेक्शन 141 के अंदर, एंड बाकी जितने भी सेक्शन थर्ड पॉइंट के अंदर बात करी गई है वो डिस्क्वालिफाइड के ऑडिटर्स के पॉइंट्स के बारे में बात करी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करी तो एक इंडिविजुअल जो सीए इन प्रैक्टिस है वो क्वालिफाइड रहेगा, या फिर फर्म के अंदर जो मेजोरिटी लोग हैं वो सीए इन प्रैक्टिस है तो वो क्वालिफाइड रहेगी, या फिर फर्म जो है साइन करा रही है सीए इन प्रैक्टिस से तो वो भी क्वालिफाइड रहेगी। डिस्क्वालिफाइड क्या क्या रहेंगे? मेनली डिस्क्वालिफिकेशन पूछी जाती है, क्वालिफिकेशन साथ में अगर आ जाए तो आ जाए, बट मेनली डिस्क्वालिफिकेशन ही पूछी जाती है। इसके अंदर ध्यान से समझिएगा, ऊपर नीचे पॉइंट्स अगर आप करना चाहते हैं तो ये ABCD E वगैरह मत लिखना, क्योंकि ये ABCD क्लॉजेस वगैरह होते हैं तो ऊपर नीचे करना अलाउड नहीं होता लॉ के अंदर, ठीक है, बेयर एक्ट होता है। क्योंकि अगर आप ऐसे ही लिखना चाह रहे हो ऊपर नीचे करके बाई चांस कोई ऊपर नीचे पॉइंट हो जाता है तो उसके अंदर आप बुलेट्स बनाएंगे, या तो डॉट डाल दीजिए या स्टार बना दीजिए या एरो डाल दीजिए, कोई भी जैसा करना चाहते हैं वैसे। अब बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकती, ठीक है, ऑडिटर नहीं बन सकती, या फिर बोलो ये कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय है उसका ऑफिसर वो नहीं बन सकता, इसको हम कैसे याद रखेंगे? ओई ऑफ द कंपनी। या फिर बोलो जो पार्टनर या फिर जो एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिसर है, मतलब पार्टनर हो या एम्प्लॉय हो, ठीक है, या कंपनी का एम्प्लॉय हो या ऑफिसर का एज एन एम्प्लॉय हो, तो वो नहीं बन सकता, इसके अंदर डिस्क्वालीफाई है। देन उसके बाद क्या बोला, एक पर्सन जो हमारा रिलेटिव हो या एक पर्सन भी हो जो सिक्योरिटी दे रहा है, किसको सिक्योरिटी दे रखा है? कंपनी और ऑफिस होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी, इसलिए लिख दिया मैंने कैश, या फिर बोलो सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग, एसओएच लिख दिया। इसके अंदर क्या है, एक्सेप्ट अ रिलेटिव जिसके पास 1 लाख की फेस वैल्यू है एग्रीगेटली मिला के वो दे सकता है, पर जिसको सिक्योरिटी दी गई है वो नहीं दे सकता, मतलब वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। रिलेटिव या पर्सन के अंदर जिसने सिक्योरिटी दी है कैश और सो को, वो नहीं कर सकता, बट जो रिलेटिव 1 लाख की फेस वैल्यू को होल्ड करता है एग्रीगेटली वो ऑडिटर बन सकता है, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट के अंदर बात करते हैं, देखो डी के अंदर सेकंड की बात हो रही है, जो पर्सन मतलब जो रिलेटिव हो पर्सन भी हो, या पर्सन एंड देयर रिलेटिव ऐसा लिख सकते हैं, जो डेट में हो, इंडेटेड फॉर द मोर देन 5 लाख रुपीज फॉर द कंपनी कैश और सो, वही सेम चीजें चल रही हैं, आप कैश और सो लिख के बताइएगा, मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म लिख दी है। या फिर कोई पर्सन जो रिलेटिव और पर्सन के पर्सन है उसके रिलेटिव जो है उसे गारंटी या सिक्योरिटी दी है फॉर मोर देन 1 लाख और टू द कंपनी दैट इज कैश और सो। अगर मैं ई पॉइंट की बात करती हूँ, पर्सन या फर्म जिसका बिजनेस रिलेशन है किसी कंपनी के साथ कैश या सो के साथ, या फिर अगर मैं बोलूँ बिजनेस रिलेशन वो तो नहीं बन सकता, बट दूसरी अगर मैं बोल रही एक्सेप्शन की बात करती हूँ, जो पर्सन या फर्म जो है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर आर्म्स लेंथ प्राइस के ऊपर काम कर रहे हैं, या फिर जो प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऑडिटर बन सकते हैं। एफ पॉइंट की बात करती हूँ, जो पर्सन है वो उसका रिलेटिव है, और जो रिलेटिव है वो डायरेक्टर या की मैनेजरियल पर्सन बन चुका है कंपनी के अंदर, तो वो रिलेटिव तो हमारा क्वालिफाई हो जाता है, पर जो वो पर्सन है वो डिसक्वालीफाई हो जाता है, वो हमारा ऑडिटर नहीं बन सकता। जब हम जी पॉइंट की बात करते हैं मतलब कि पर्सन की, अगर वो फुल टाइम एम्प्लॉय है तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। अगर उसने अपॉइंटमेंट ली है, अपॉइंटमेंट कर रखे हैं, मतलब अपॉइंटेड है वो मोर देन 20 कंपनीज के अंदर ही, ठीक है, या इसके अंदर हम क्या क्या चीजों को एक्सक्लूड करके चलेंगे, प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़ है, या ओपीसी स्मॉल कंपनी डोरमेंट कंपनी, इस चीजों को हटा दे, ठीक है, बाकी किसी कंपनी के अंदर अपॉइंटमेंट दे रखा है 20 कंपनी से ज्यादा, तो वो हमारा डिस्क्वालीफाई हो जाता है। एंड ईच पार्टनर जो है वो एज एन ऑडिटर की बात चल रही है यहाँ पे कंपनीज के अंदर, ठीक है, हर एक पार्टनर जो है ऑडिटर बना हुआ है, वो अगर 20 कंपनी से ज्यादा के अंदर है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। पर ये 4 कंपनीज के अंदर होता है, इसकी पेड अप शेयर कैपिटल ये है, ओपीसी है, स्मॉल कंपनी है, डोरमेंट कंपनी है, तो इसके अंदर वो एलिजिबल रहेगा। पर्सन जो कन्विक्टेड है, जिसने बोल दिया फ्रॉड के लिए फ्रॉड कर रखा है, मतलब या फिर 10 साल के बाद उसने कोई मेंशन कर दिया है कि वो इस लाइक रिटायर हो रखा था
या फिर कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो एलिजिबल नहीं रहता, डिस्क्वालीफाई हो जाता है। दैट्स व्हाई आई पॉइंट के अंदर बात करी कि पर्सन जो कंपनी से बिलॉन्ग करता है या फिर सब्सिडियरी या फिर उसकी होल्डिंग, जहाँ पे उसकी सर्विसेज जो 144 सेक्शन के अंदर दे रहा है, तो वो एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। और अपॉइंटमेंट डिस्क्वालीफाइड हो रहा है, अपॉइंट करा, फिर डिस्क्वालीफाई, अपॉइंटमेंट की बात चल रही है, वो डिस्क्वालीफाइड हो गया, तो जैसे ही डिस्क्वालीफाई हुआ तो इमीडिएटली हमारी कैजुअल वैकेंसी आ जाती है, जो 5 साल के अंदर अंदर जो हमारी जो है वो वापस से रीअपॉइंट नहीं हो सकता अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गया है। और कैजुअल वैकेंसी आएगी तो वही अपॉइंटमेंट वाला पॉइंट वापस से चलेगा। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस द राइट्स, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, या फिर बोला ऑडिटर्स रिपोर्ट के बारे में बताओ। इसके अंदर हमने दोनों क्वेश्चन को कवर करा है। अगर मैं राइट एंड पावर ऑफ ऑडिटर्स की बात करती हूँ, मतलब कि ऑडिटर्स के पास राइट होनी चाहिए कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकती है। ऑडिटर्स के पास एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो सारी के सारी जो भी चीज मांगे ऑडिटर, उसको ऑफिसर को लाके वो देना चाहिए, दैट इज इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन वो प्रोवाइड करनी चाहिए। और उसको रिकॉर्ड्स वगैरह सारे देने चाहिए। अगर एक होल्डिंग कंपनी है तो अपनी सब्सिडियरी कंपनी की या एसोसिएट कंपनी की सारे रिकॉर्ड्स देगी, इन सो फार जो तब तक जो है कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब होल्डिंग कंपनी होती है, एक सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनीज होती हैं। होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी के जितने भी, मान लो सब्सिडियरी कंपनी ने अपने बैलेंस शीट वगैरह बना रखे हैं, होल्डिंग कंपनी अपने जो बैलेंस शीट बनाएगी उसके अंदर सब्सिडियरी कंपनी का भी रोल रखेगी, उसके सारे डेटा को रखेगी। इट मीन सारे के सारी चीजों को कंसोलिडेट करके होल्डिंग कंपनी देगी ऑडिटर को कि यू कैन चेक नाउ। ऑडिटर का मतलब भी क्या है, मेनली कि वो चेकिंग कर रहा है सारी चीजों के रिकॉर्ड्स वगैरह की। अब ऑडिटर्स की रेम्युनरेशन को मिल जाती है, इसकी पावर एज एन ड्यूटीज की, मतलब राइट उसकी ये है, रेम्युनरेशन भी मिलेगा। पहले अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देगा, अगर वो फर्स्टली मेनली अगर फर्स्ट ऑडिटर है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देगा, और अगर बाद में बात चल रही है तो वो शेयर होल्डर भी दे सकता है। जो रेम्युनरेशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, जो एक्सपेंसेस है उसके या फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करेंगे, वो जितने भी ऑडिटर के एक्सपेंसेस होते हैं वो उसके रेम्युनरेशन के अंदर इंक्लूड करा जाएगा। बट कोई और अदर सर्विसेज जो है वो उसके अंदर रेम्युनरेशन के अंदर नहीं आई जाएंगी। देन इसका लास्ट पॉइंट आता है, दैट इज अटेंड द एजीएम, दैट इज अटेंड द एनुअल जनरल मीटिंग। या तो वो खुद कर ले या फिर जो पर्सन रिप्रेजेंट कर रखा है वो कर ले। जो ऑडिटर है वो वोट नहीं दे सकता बट सुन सकता है, उसकी सुनवाई हो सकती है कि हाँ वो क्या कहना चाह रहा है, बट ही कैन नॉट वोट इन द एजीएम, राइट। देन ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स की बात करते हैं, देखो इसके 3 पॉइंट रहेंगे, एक इंक्वायरी रहेगा, ऑडिटर्स रिपोर्ट रहेगा, देन गवर्नमेंट कंपनी की बात चलेगी। अगर मैं इंक्वायरी की बात कर रही हूँ तो इसके अंदर हमारे पॉइंट्स रहेंगे। पॉइंट्स की मैं बात कर रही हूँ तो देखो इंक्वायरी हम बहुत सारे मैटर्स के अंदर कर सकते हैं। हम बोल रहे हैं मतलब कि ऑडिटर्स, पहला क्या है, लोन्स एंड एडवांसेस, अगर प्रॉपर सिक्योरिटी पे है कि नहीं है, प्रेजुडिशियल लिया गया है कि नहीं है उसका, ठीक है, प्रेजुडाइज्ड है कि नहीं, लॉ के अगेंस्ट मैटर करा गया है कि नहीं करा गया। देन उसके बाद बुक्स ऑफ एंट्री जो है सारी की सारी वो प्रेजुडाइज्ड है कि नहीं, सारे लॉ के अकॉर्डिंग बनाई गई है कि नहीं है, या फिर एसेट जो है शेयर होल्डर या हो गया डिबेंचर या अदर्स को हमने सोल्ड करी है प्राइस लेस देन द परचेज प्राइस। परचेज प्राइस क्या है, मतलब अगर मैं जहाँ पे खरीद रही हूँ उससे कम प्राइस में मैंने शेयर होल्डर डिबेंचर और अदर्स को बेच दिया, ये सारी चीजों को चेक करेगा, ठीक है। उसके मेनली ड्यूटीज रहेंगी, इंक्वायरी करेगा कि ऐसा तो नहीं हुआ है। अब मेनली ये किसके अंदर नहीं करेगा, इन्वेस्टमेंट कंपनी और बैंकिंग कंपनी के अंदर। या फिर देखेगा कितना लोन्स है एडवांसेस डिपॉजिट हुआ है, पर्सनल एक्सपेंसेस कितने थे, जो पर्सनल एक्सपेंसेस रेवेन्यू अकाउंट में डाले हैं कि नहीं डाले हैं, जो शेयर जो है वो कैश के अलॉट किए थे एक्चुअली में रिसीव हुए हैं या नहीं रिसीव हुए हैं। अगर रिसीव हुए हैं तो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया है कि नहीं दिखाया। अगर नहीं रिसीव हुए हैं तो उसके अंदर देखना कि वो क्यों नहीं दिखाए गए हैं, और अगर जो रिसीव हो गए हैं तो उसके ऊपर ये भी देखना कि वो सही से दिखाए गए हैं कि नहीं, रेगुलरली शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और ऐसा तो नहीं है कि मिसलीड कर रहे हैं किसी चीज को। इस पॉइंट के ऊपर हो गया, ये हो गया इंक्वायरी वाला पॉइंट। ऑडिटर्स रिपोर्ट की पॉइंट पढ़ते हैं, गवर्नमेंट कंपनी के पॉइंट पढ़ते हैं। ऑडिटर्स रिपोर्ट में क्या हो रहा है कि रिपोर्ट दी जाएगी, किसके ऊपर रिपोर्ट दी जाएगी कि बुक्स ऑफ अकाउंट जो है हमने एग्जामिन करा है वो सही है कि नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर रिपोर्ट दी जाएगी, एंड इसके ऊपर जो ऑडिटर्स हैं अपना ओपिनियन बताएंगे कि ये सही है कि नहीं है। टी एंड एफ मतलब कि ट्रू एंड फेयर व्यू देंगे। एंड ऑडिटर जो है वो और चीजें बोल सकता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन है वो सही है कि नहीं है, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करे हैं कि नहीं करे हैं, और जो बैलेंस शीट है, पीएनएल आइटम अकाउंट्स वगैरह है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वायलेट हुआ है। सारी चीजों को देखते हुए ऑडिटर की एक रिपोर्ट बनती है। देन गवर्नमेंट कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो सीएनएच,
दैट इज कंट्रोलर, एंड ऑडिटर जनरल जो है वो अपॉइंट करेगा ऑडिटर को। सीएनएजी ने डायरेक्टली अपॉइंट करा ऑडिटर को, एंड इन ऑडिटर इन रिटर्न क्या देगा, ऑडिट रिपोर्ट देगा। उस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या क्या दे होगा कि सीएनएजी की डायरेक्शन क्या है, क्या क्या एक्शन लिया गया है, और इम्पैक्ट दिखाएगा कि बीओए और एफएस के ऊपर, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उस रिपोर्ट का। एंड इन रिटर्न जो 60 डेज के अंदर एक सप्लीमेंट्री ऑडिट फाइल की जाएगी, जिसके अंदर हमारे टेस्ट ऑडिट होगा किस चीज का, बुक्स ऑफ अकाउंट का, कि सारी चीजें सही है कि नहीं है, जो भी पीछे के हमारे फ्रॉड्स वगैरह या कुछ भी मिस कम्युनिकेशन हुआ, मिस रीड हुआ, वो सारी चीजें की चेकिंग करके सीएनएजी एक ऑर्डर कर देगा कि नहीं, नाउ यू कैन लाइक फाइल द थिंग्स, एंड जो सारी ड्यूटीज वगैरह हैं उसकी बता दी गई, ये ड्यूटीज बताई गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया मुझे इसके अंदर कि क्या-क्या चीजें जो है ऑडिटर जो नहीं कर सकता, सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता। सो लेट्स द क्वेश्चन, गिवन गिव द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 विद रिस्पेक्ट सर्विसेज व्हिच कैन नॉट बी रेंडर्ड बाय एन ऑडिटर। जो ऑडिटर सर्विसेज नहीं दे सकता उस सर्विसेज के बारे में बताइए। देखिए, एक पर्सन है दैट इज ऑडिटर, कंपनी या सब्सिडरी या होल्डिंग के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शेल नॉट इंक्लूड फॉलोइंग सर्विसेज। देखो, मैंने आपको इस तरीके से बनाया है। नाउ हाउ विल में द ऑडिटर इन द कंपनी और सब्सिडरी और होल्डिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शेल नॉट इंक्लूड फॉलोइंग सर्विसेज। अब इसका ऐसे फ्लो चार्ट में नहीं बनाएंगे, पहले पहले फर्स्ट पॉइंट लिख के इस तरीके से करेंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसका एक्रोनिम क्या है, बीफा, बीफॉर्म। तो बीफा, बी का मतलब क्या है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग सर्विसेज के अंदर कुछ रोल नहीं रहेगा ऑडिटर का। इंटरनल ऑडिटर नहीं करेगा। अगर एक ऑडिटर है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर में फर्क होता है, हम ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स की बात कर रहे हैं। देन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो डिजाइन नहीं करेगा, वो इंटरप्रेट नहीं करेगा, वो सिर्फ बताएगा कि क्या क्या हो रहा है। एक्चुअल सर्विसेज वो नहीं दे सकता है, बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज वो नहीं दे सकता, फाइनेंशियल सर्विसेज वो नहीं दे सकता, मैनेजमेंट की सर्विसेज वो नहीं दे सकता, या फिर कुछ भी ऐसी चीजें जिसके लॉ के अगेंस्ट जाती हैं वो प्रोवाइड नहीं कर सकता। दिस इज ऑल अबाउट द ऑडिट। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जब मैं बात करती हूँ, दैट इज हमारा दूसरा चैप्टर जो आ जाता है। एज इन इसके चैप्टर के हमारे बहुत डिटेल में डिस्कशन और पेपर में भी बहुत बार पूछा ही नहीं गया मेनली। ठीक है, एज सच तो मैं आपको फटाफट से चीजें बताती चलती हूँ कि क्या है, आप इसको एक बार रीड कर लेना। थोड़ी स्पीड मेरी यहाँ पे फास्ट रहेगी, क्योंकि ऐसे जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, मतलब बोला नहीं गया अभी तक, प्रीवियस ईयर में नहीं आया। क्या है यहाँ पे, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट जो है, जो कंपनी मेंटेन करके रखेगी, उसके अंदर क्या क्या बात हो रही है कि बुक्स ऑफ अकाउंट या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो रजिस्टर्ड ऑफिस के पास जाएगी। अदर प्लेस क्या क्या हो सकती है, इंडियन, ठीक है, इंडिया की प्लेस होगी। ये जो भी बोर्ड डिसाइड करेगी 7 दिन के अंदर अंदर आरओसी जो है वो एओसी फॉर्म 5 करके वो दे देगा। उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यूज होने चाहिए, किस चीज के, अफेयर्स ऑफ द कंपनीज के अंदर। अब कौन से मेथड फॉलो करने चाहिए, एक्रूअल मेथड, डबल एंट्री सिस्टम होना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए, जस्ट लाइक द अकाउंट्स। ठीक है, और ई मोड के ऊपर कर सकते हैं। अब इसको रीड कर लेना, आपको समझ आ जाएगा बहुत आराम से। ठीक है, यहाँ पे एक चीज बता देती हूँ बस, जो बैकअप है, बाहर कोई कंट्री है, उसके अंदर से हमने कोई, मान लो कि इंडिया के ऑपरेट कर रही है, तो उसके पास बैकअप होना चाहिए और डेली बेसिस का बैकअप होना चाहिए। और साथ में जो सॉफ्टवेयर के फीचर है, वो ऑडिट ट्रेल रिकॉर्ड कर पाए, वो डिसेबल ना करे बार बार चीजों को, और एडिट लॉग और डेट का मैचिंग हो पाए, ताकि हम जब भी रिकॉर्ड चेक करना हो तो हम डेट और एडिट लॉग कर पाए। ये फीचर्स होते हैं, इस चीज का ध्यान रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, देन अगर मैं आगे की बात करती हूँ, जो ब्रांच है वो इंडिया हो, मेनली आउटसाइड इंडिया जो भी है, मेनली उसके क्वार्टरली की इन्फॉर्मेशन आती रहनी चाहिए ब्रांच वाइज। ठीक है, एंड प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट उसको भी मेंटेन करने चाहिए, एंड पीरियडिकली समराइज रिटर्न उसको रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर सबमिट कर देनी चाहिए। इंस्पेक्शन इंडिया में भी हो सकता है, आउटसाइड इंडिया भी हो सकता है। अगर इंडिया में हो रहा है तो डायरेक्टर विल गिव, डायरेक्टर इंस्पेक्शन करेगा, कहाँ पे करेगा जाके, इन द टाइम एट द बिजनेस आवर्स में करेगा, और रजिस्टर्ड ऑफिस या कोई और अगर जगह प्लेस फाइनल होती है, मतलब फाइनल होती है, तो उसके वहां पे जाके करेगा। आउटसाइड इंडिया में क्या होगा, जो पर्सन है बाहर कोई कंपनी, वो कंपनी जो है 15 दिन के अंदर अंदर वहां वापस हमें इंस्पेक्शन पर्सन को इंस्पेक्ट करने के लिए अलाउ कर देगी। और इन पर्सन मेनली कौन कर सकता है, डायरेक्टर कर सकता है। बुक्स ऑफ अकाउंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके अंदर आता है, पूछ सकते हैं वाली पॉइंट को, कि बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए, कि वो 8 फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस 8 फाइनेंशियल ईयर के हमारे पास डेटा मेंटेन रहे। एंड जो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इन्वेस्टिगेट अगर करना चाहे तो बहुत लंबे टाइम तक भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, मतलब पिछले जाके भी इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल हो सकता है। तो उसके लिए हमारे पास डेटा मेंटेन होना चाहिए। देन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ भी ऐसी दिक्कत होती है, तो 4 पॉइंट्स आपको याद रखने वाली चीजें हैं। दैट इज एमडी, दैट इज मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर जो फाइनेंस के अंदर इन्वॉल्व है,
चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर या फिर कोई भी पर्सन जो बोर्ड ने अपॉइंट करा गया है वो, इसको जेल नहीं होगी बट फाइन दिया जाएगा 50,000 फाइन मिलने मतलब चार्ज होगा 50,000 से 5 लाख जितना। देन उसके आगे इसकी बात करती हूँ कि क्या-क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या-क्या होता है? दैट इज़ बैलेंस शीट होगी, पी&एल अकाउंट हो गया, अगर प्रॉफिट मोटिव है तो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो गया, अगर नॉन प्रॉफिट है तो, कैश फ्लो स्टेटमेंट होगी, चेंजेस इन द इक्विटी स्टेटमेंट होगी या नो शो अकाउंट्स वगैरह हो गए, ठीक है? और सीएफएस इसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है, ओपीसी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी को। अगर इसकी बात करें ट्रू एंड फेयर व्यूज होने चाहिए, शेड्यूल 3 के अंदर जो चीजें लिख रखी है वो मैच करनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एजीएम के अंदर सबमिट होनी चाहिए एंड अगर एक या एक से ज्यादा हमारे पास कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ऑफ द एसोसिएट एंड सब्सिडी तो वो जो है सीएफएस हमें फॉर्म एओसी के अंदर सबमिट कर देनी चाहिए एंड उसके सेलिएंट फीचर मतलब उसके अंदर फीचर्स बताने चाहिए कि क्या क्या किस चीज के हैं, एसोसिएट के हैं, सब्सिडी के हैं, ज्वाइंट वेंचर के हैं, इस तरीके से। यहाँ पे हमारा एक्सेप्शन रहेगा दैट इज होली पार्टली सब्सिडी या फिर अदर मेंबर जो है अगर जो राइटिंग में ले नो ऑब्जेक्शन, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है वो हो गया। देन अगर लिस्टेड प्रोसेस है या अल्टीमेट पेरेंट कंपनी वो सीएफएस फाइल कर रही है आरओसी को एज पर द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इस तरीके से हो गया। या फिर बोलो कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो एएस को कंप्लाई कर रही हैं, अगर वो नहीं कर रही इट मींस डेविएट हो गई है, डेविएशन के रीजन दो, डेविएशन बताओ क्या रीजन है वो बताओ और उसके ऊपर फाइनेंशियल इफेक्ट क्या पड़ेगा ये बताओ। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा अगर सही से नहीं बन रही है तो वही चार नाम अगेन, बट अदर पर्सन जो बोर्ड जस्टिफाई नहीं करता, जो अदर पर्सन ऑन ड्यूटी होता है वो, और ऑल डायरेक्टर अगेन तरीके से हमारे अगर इन सब चीजों के अलावा भी अगर है तो ऑल डायरेक्टर्स अपॉइंट मतलब रिस्पॉन्सिबल होंगे एंड इनको जेल होगी 1 साल जितनी और या तो फिर बोलो फाइन देना पड़ेगा इन्हें 50,000 से 5 लाख जितना, या फिर दोनों भी देने पड़ सकते हैं, 1 साल की जेल भी हो और फाइन भी देना पड़े। नेक्स्ट की अगर मैं बात करती हूँ या तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट की बात कर रहे हैं या फिर बोलो डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, इसके अंदर एक पॉइंट आता है उसकी बात कर रहे हैं। कौन साइन करेगा ध्यान से समझिएगा इसको थोड़ा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर बोर्ड रिपोर्ट, दोनों में से दो फाइल होंगी जहाँ पे साइन कर सकते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन अप्रूव करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कैसे अप्रूव करेगा, बाय पासिंग द बोर्ड रेजोल्यूशन। कौन साइन करेगा, चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी या फिर दो डायरेक्टर। उन दो डायरेक्टर में एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना ही चाहिए, इन दोनों में से कोई एक तो हो गया पॉसिबल क्योंकि और लिखा है एंड ये तीन तो होने ही चाहिए, मतलब सीईओ, सीएफओ एंड सीएस, ये तो मैंडेटरी है ही है। और दो डायरेक्टर में से एक मैनेजिंग डायरेक्टर हो जाए, अगर डायरेक्टर नहीं है तो चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी हो जाए। और यहाँ पे क्या है, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर चेयरपर्सन और दो डायरेक्टर वाला केस चल रहा है, यहाँ पे हमारा बाकी सीईओ, सीएफओ और सीएस वाली बात नहीं आती है। इन केस ऑफ ओपीसी दैट इज वन पर्सन कंपनी, एक ही डायरेक्टर हो सकता है जो साइन करेगा। ऑडिटर की रिपोर्ट जो है वो अटैच होनी चाहिए उसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हर एक बंदे के हर एक चीज की, मतलब कि एसोसिएट सब्सिडी वगैरह की। तो अटैचमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए हम इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है, एज एन पॉज करके रीड कर लीजिए आपको समझ आ जाएगा। जो पॉलिसीज वगैरह बनाए रखी हैं उसको वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल कराना, मतलब वेबसाइट पे पता होना चाहिए कि क्या पॉलिसीज मेंटेन कर रखी हैं एंड इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए कि हम उसके पॉलिसी के जो भी मेन फीचर्स है वो आइडेंटिफाई कर पाए क्या बोलना चाह रहे हैं एंड उसका जो बोर्ड रिपोर्ट है वो भी मेंशन होनी चाहिए अगर कोई डिक्लेयर करी गई है एंड वेब एड्रेस उसके अंदर मेंशन होना चाहिए कि कौन सा हम वेब एड्रेस को इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि कहाँ पे हमारी अवेलेबल रहेंगी। और इन केस ऑफ ओबीसी या फिर स्मॉल कंपनी की अगर मैं बात कर रही हूँ तो सीजी दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर देगी कि आपको एक एवरेज रिपोर्ट देनी है, इट मींस एक समराइज करके आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है क्योंकि आप डिटेल न्यूज तो डिटेल रिपोर्ट तो नहीं दे पाओगे, तो आप एवरेज मतलब कि समराइज्ड रिपोर्ट देनी पड़ेगी। एंड ओपीसी जो है अगर वो बोर्ड रिपोर्ट दे रही है तो उसके अंदर एक्सप्लेनेशन वगैरह भी देगी, कौन देगा उसके अंदर एक्सप्लेनेशन, बोर्ड देगा और 3 बेसिस के ऊपर देगा, क्वालिफिकेशन के हिसाब से, रिजर्वेशन किस हिसाब से हुआ एंड एडवर्स मार्क अगर कोई मिला है तो उस तरीके से। देन इसके अंदर आ जाता है डीआरएस, कई बार ऐसा हो जाता है कि डीआरएस वाला क्वेश्चन अलग से पूछ रहे, देखो अभी तक पूछा नहीं है बट हो सकता है इस बार पूछ ले। नाउ बुक्स ऑफ अकाउंट की अगर मैं बात कर रही हूँ, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट कि डायरेक्टर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसके अंदर क्या क्या ध्यान रखने वाली चीजें हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बना है कि नहीं बना। मटेरियल डिपार्चर, ऐसा तो नहीं हो कि किसी चीज को हमने भूल गए हो और किसी का ध्यान ही नहीं रखा हो कुछ मटेरियल फैक्टर्स के बारे में। देन अकाउंटिंग पॉलिसी एक कंसिस्टेंटली फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है, और कोई जजमेंट जो है ऐसा तो नहीं हो बहुत प्रूडेंटली वर्क कर दिया गया हो, या फिर जो केयर हमने बहुत ध्यान से अकाउंट्स को, अकाउंटिंग पॉलिसीज को ध्यान रखा है, अपनी एसेट्स का बहुत ध्यान रखा है। और ऐसा तो नहीं है कि अगर फ्रॉड हो रहा हो, अगर फ्रॉड हो रहा है तो उसका भी हमने बहुत ध्यान रखा है कि ऐसा उसको हम वॉयलेट कर पाए, मतलब कि फ्रॉड ही ना हो, ये कहना चाह रहे हैं। एंड जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो गोइंग
गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनना चाहिए कि बिजनेस हमारा चलता ही रहे, कंपनी हमारी चलती ही रहे, कभी बंद ना हो, ये मतलब है। एंड इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल जिसको हम आईएफसी भी बोलते हैं, वो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स अगर पहली बात तो एडिकेट होने चाहिए, एडिकेट के साथ साथ वो इफेक्टिवली ऑपरेशन कर रहे होने चाहिए, मतलब कि इफेक्टिवली काम करते रहने चाहिए उसके कंट्रोल्स वगैरह जो भी है। अगर लॉ की बात कर रही हूँ, लॉ जो है कंप्लायंस सिस्टम से एग्रीगेट करे एंड साथ में क्या है एडिकेट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली होना चाहिए। देन अगर मैं नेक्स्ट बात करती हूँ दैट इज सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न। देखो ये हो सकता है आ जाए बिकॉज ये वाला पार्ट हमारे बुक्स ऑफ कंपनीज के अंदर अकाउंट्स के अंदर नहीं आना चाहिए था। ये वाला पार्ट आपके यूनिट 4 के अंदर होना चाहिए, हो सकता है ये वाला पार्ट पूछ लेते हैं बिकॉज काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग। इसके हम 3 बेसिस पे बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, ठीक है, एनुअल रिटर्न किस कौन साइन करेगा, देन सर्टिफिकेशन किस किस को मिलेगा, एंड फाइल कौन कर सकता है एनुअल रिटर्न को। एनुअल रिटर्न जो है एमजीटी 7 दैट इज फॉर्म नंबर जो मैनेजमेंट का होता है 7 फॉर्म नंबर पे कर सकता है। और साइन कौन करेगा इसे, डायरेक्टर या फिर सीएस। अगर सीएस नहीं है तो सीएस इन प्रैक्टिस जो भी कंपनी में होगा वो साइन करेगा। अगर मैं बात करती हूँ ओपीसी स्मॉल कंपनी की, ओपीसी स्मॉल कंपनी के केस के अंदर एमजीटी 7 आ जाता है जो कि साइन कौन करेगा, सीएस, सिर्फ सीएस। अगर सीएस नहीं है तो डायरेक्टर, बट पहले कौन होगा, सीएस। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, डायरेक्टर प्लस सीएस, मतलब डायरेक्टर भी होना चाहिए, सीएस भी होना चाहिए। और अगर सीएस नहीं है तो सीएस इन प्रैक्टिस। बट अगर साइन की बात चल रही है ओपीसी स्मॉल कंपनी के केस में तो खाली कौन कर सकता है, सीएस फाइल कर सकता है, मतलब साइन कर सकता है। और अगर सीएस नहीं है देन ओनली डायरेक्टर करेगा। देन कॉन्फर्म सर्टिफिकेशन के लिए क्या क्या हो सकता है, लिस्टेड कंपनी या फिर बोलो पेड शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल टू 10 करोड़ है, या फिर अगर पेड शेयर कैपिटल इतनी नहीं हो पा रही है तो टर्नओवर जो है वो कंपनी का मोर देन 50 करोड़ होना चाहिए, तभी उसे एनुअल रिटर्न का सर्टिफिकेट मिलेगा। और ये कौन कौन इन सारी चीजों के अंडर होना चाहिए, सीएस इन प्रैक्टिस के अंडर होना चाहिए। वो कौन से फॉर्म फिल करेगा, एमजीटी 8 फॉर्म फिल करेगा। देखो फॉर्म आपको याद करने की जरूरत नहीं, जिसे याद हो रहा है देखो बहुत अच्छी बात है, बट जिसे याद नहीं हो रहे हैं वो याद ना करे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर गलत लिख के आओगे नंबर कट जाएंगे, ना लिखने के अगर करने का भी तो आधा नंबर कटेगा, ना लिखने के ज्यादा नंबर कट जाएंगे, इसलिए गलत में लिख के आना। ठीक है, एक सर्टिफिकेट इश्यू करके देगा, अगर उसके करेक्ट फैक्ट है और कंप्लायंस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं तो सर्टिफिकेट इश्यू करके मिल जाएगा। अगर इसके अंदर कुछ भी दिक्कत होती है तो उसे पेनल्टी फाइल करनी पड़ेगी। कौन करेगा पेनल्टी, सीएस इन प्रैक्टिस करेगा 2 लाख की पेनल्टी को। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, फाइलिंग ऑफ एआर दैट इज एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न आरओसी के पास जाएगी और उसके अंदर चेक होगा कि एजीएम के अंदर पहुंची जाएगी। एजीएम अगर विद इन 60 डेज हमारी हो जाती है एनुअल रिटर्न फाइल हो जाएगी। अगर मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर वो जो कंपनी है वो एजीएम बनाती है तो एजीएम बना रही है तो 60 डेज के अंदर अंदर हमारी एनुअल रिटर्न फाइल कर दी जाएगी। अगर वह एजीएम नहीं बना रही है तो जो भी लास्ट ड्यू डेट है एनुअल रिटर्न फाइल करने की उसके 60 डेज के अंदर अंदर रीजन के साथ बताएगी कि हमने इसको डिले क्यों कर। ये हो गया हमारा एनुअल रिटर्न का पॉइंट। फिर उसके बाद पॉइंट आता है एनएफआरए का। एनएफआरए मतलब कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इसके अंदर क्या हो रहा है, जो सीजी है वो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, मतलब बना रहा है एनएफआरए को। क्यों बना रहा है, ताकि वो अकाउंट्स या फिर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर पाए। दैट इज एएएस, जहां पे भी मैंने एएएस लिखा है मींस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की बात चल रही है। फंक्शंस क्या क्या रहेंगे यहाँ पे, पब्लिक इंटरेस्ट को बचाना, प्रोटेक्ट करना, इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स के, क्रिएटर्स के, और जो भी हमारे एक्सटर्नल लायबिलिटी होते हैं उनको प्रोटेक्ट करके चलना। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एनएफआरए। अब एनएफआरए का मतलब क्या होता है, व्हाई वी आर क्रिएटिंग द अथॉरिटी। इसका मतलब मान के चलो, लेट सपोज मैंने बोला आपको कि हमारे पास एक आईसीएआई है। आईसीएआई हमारी सीए की अथॉरिटी होगी, जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है वो सीए बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है कि हम वहां से ऑडिट अपॉइंट कर रहे हैं। ऑडिट अपॉइंट करके हमारे कंपनीज के अंदर वो सारे ऑडिटर्स काम कर रहे हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, मान लो कि सीए और आईसीए मिल जाए तो दोनों ही फ्रॉड कर सकते हैं, इसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि तो मेन दोनों पार्टी एक जैसी तो है, सेम ही है। तो इसके अंदर क्या हुआ, सीए आईसीए के ऊपर भी एक जगह हमने यहाँ पे बिठा दी एनएफआरए को। तो अब क्या है, आईसीए सीए को तो देख सकता है बट सीए की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एनएफआरए के पास भी रहेगी, अथॉरिटी के पास भी, कि अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है, कुछ भी गलती हो सॉरी, कुछ भी गलती हो तो वहां पे वो फर्क पाए, मतलब पहचान पाए कि यहाँ पे फ्रॉड या कुछ ऐसा मिसकम्युनिकेशन या मिसलीडिंग कुछ अथॉरिटी हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो अगर आईसीए और सीए अगर मिल जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे फिर एनएफआरए को पता चल जाएगा, इसलिए हमने एनएफआरए की अथॉरिटी को लाया गया। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई है ना। उसके बाद देखिए हाई क्वालिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। एंड ऐसा नहीं हो कि बहुत ज्यादा काम करने की वजह से हमारा उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ गया, उसके ऊपर भी सारी चीजें सेफ रहनी चाहिए।
देन एक पर्टिकुलर सारी चीज़ों को मेंटेन करा जाए, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करा जाए और रिकमेंड करा जाए मेनली सीजी के अप्रूवल के साथ एंड साथ-साथ में बीच बीच में हमें उसको मॉनिटर करते जा रहे हैं। देन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कौन-कौन मेनली एनएफआरए के अंदर रहेगा? चेयरपर्सन जो किसने अपॉइंट कर रखा है? सीजी ने। और क्या-क्या होना चाहिए? एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए इन तीनों चीज़ों के अंदर। यू कैन रीड दिस, ठीक है? आगे देखो क्या बोला? सच अदर मेंबर जो नॉट मोर देन मतलब कि 15 से कम ही होना चाहिए, पार्ट टाइम या फुल टाइम है, वो वाला पर्सन हो गया। जो सच चेयरपर्सन है या फिर मेंबर है, वो देंगे डिक्लेरेशन कि कोई ऐसा ना हो कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए या फिर ऐसा ना हो कि इंडिपेंडेंस की कमी मतलब कि कुछ कमी आने लग जाए, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। या फिर अगर मैं बात कर रही हूँ दूसरे पॉइंट की, यहाँ पे क्या लिखा? नॉट एसोसिएट विद एनी ऑडिट फर्म। ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे चेयरपर्सन काम कर रहा है और साथ में वो दूसरे फर्म में भी काम कर रहा है, ऑडिट फर्म काम कर रहा है। एक ऑडिटर एक ही कंपनी में काम कर सकता है, दूसरी कंपनी में काम नहीं करेगा और ड्यूरिंग दैट अपॉइंटमेंट का केस के अंदर। अगर वो ऐसा हो रहा है, अगर मतलब मान लो वो चला भी जाता है तो उसके बाद 2 साल तक अगर वो सीज़ हो जाता है मतलब उस सीज़िंग के बाद 2 साल काम करने तो उसने काम करा, सीज़ हो गया, वो बंद हो गया, उसके बाद 2 साल तक भी वो सेम कंपनी के अंदर या किसी चीज़ के बारे में वो इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करेगा। नाउ इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या-क्या पावर्स होती हैं? इन्वेस्टिगेशन करने की पावर होती है, या तो वो खुद कर सकता है या फिर सीजी को बोलेगा कि आप प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट के बारे में चेक करो, देन उसके बाद वो उस तरीके से मतलब खुद कर ले या तो सीजी के रेफरेंस से करवा ले। देन ये जितनी भी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन है, अगर एक बारी एनएफआरए अथॉरिटी ने बोल दिया कि मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, तो कोई भी इंस्टीट्यूट में इतना दम नहीं है कि वो आके बीच में दखल-अंदाज़ी करे, ठीक है? और सेम पावर जो मेनली है वो सिविल कोर्ट को भी दी जाती है इन 4 टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है? आप इसको पढ़ सकते हैं, नॉट मच इम्पोर्टेंट, बस ऊपर बस से पढ़ देती हूँ कि प्रोडक्शन से रिलेटेड, बुक्स ऑफ अकाउंट की, देन समन फाइल करना, कि अटेंडेंस ऑफ द पर्सन की एग्जामिन करना कि उन्होंने शपथ ली है कि नहीं, शपथ लेके उनको बुलवाना कि आपने सही बोला है, आपने सही करा है कि नहीं करा, इंस्पेक्शन करना बार-बार बुक्स वगैरह का डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर एंड कमीशन मेनली जितने भी जो आई विटनेस लोग हैं, जितने भी देखा है, एग्जामिन करा है इस चीज को, उसको अथॉरिटी को सामने लेकर आना एंड प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट अगर प्रूव हो जाता है तो उसके ऊपर फाइन लगेगा। मिनिमम कितना लगेगा इंडिविजुअल के ऊपर? 1 लाख का। और जो अगर मैक्सिमम की बात करें, जितनी भी फीस होगी उस पर्सन की, उसका 5 गुना ज़्यादा लगेगा। अगर फर्म की बात कर रही हूँ, तो मिनिमम कितना लगेगा? 5 लाख लगेगा और अगर मैक्सिमम की बात करें, जिसको फीस मिल रही है, तो उसका 10 टाइम्स लगेगा। देन उसके बाद एनएफआरए कैन डिबार अ मेंबर। डिबार का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूड, वो मेंबर को हटा सकता है ऑडिट की वैल्यूएशन वगैरह से, ठीक है? एंड लास्ट में उसका वैल्यूएशन जो मतलब हटाता है, तो 6 मंथ से लेकर 10 ईयर्स तक उसका पूरा का पूरा सारी चीजें हट जाती हैं, वो काम नहीं करेगा। सो यहाँ पे आपका बुक्स ऑफ अकाउंट डन होता है। आई नो ये थोड़ा फास्ट कराया है, बट द पॉइंट इज इतना इंपॉर्टेंट कभी पूछा ही नहीं गया, तो इतना टाइम वेस्ट करने वाली बात इसमें थी नहीं, ठीक है? नाउ डिविडेंड की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसका क्वेश्चन आता ही आता है और मेनली ये 4-5 जो 3-4 पन्ने हैं इसके ऊपर से ही आएगा पेजेस में से, इसके अलावा कहीं पूछा नहीं जाता। बट आपको सबसे समझने वाली बात क्या है लॉ के अंदर, कि आपसे क्या मांगा गया है और आपको क्या लिखना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कंटेंट सब कुछ याद आएगा, बट लिखना क्या है उस टाइम पे, इस चीज का ध्यान रखना। इसे पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि हम उस टाइम पे बना पाए, ठीक है? अब देखिए, डिविडेंड इंक्लूड्स एनी इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड मतलब कि इस साल का डिविडेंड, डिविडेंड में सारे टाइप के डिविडेंड हमारे इंक्लूड हो रहे होते हैं। इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट का एक डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट की बात चल रही है। फाइनल डिविडेंड जो है डिक्लेयर करते हैं और कौन अप्रूव करता है? शेयर होल्डर अप्रूव कर रहा है। कैसे कर रहा है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू। कहाँ पर कर रहा है? एजीएम में कर रहा है। किसके रिकमेंडेशन पे कर रहा है? बोर्ड के रिकमेंडेशन पे कर रहा है, ठीक है? अब ये रेट ऑफ डिविडेंड है, मतलब कि परसेंटेज ऑफ डिविडेंड की कौन कितने परसेंट पे दिया जाएगा, ये डिक्लेयर कौन करता है? शेयर होल्डर करता है। एंड अगर जो बोर्ड ने डिक्लेयर करा होगा उससे ज्यादा वो नहीं हो सकता, मतलब कि अगर बोर्ड ने मान लो 5% बोला, तो शेयर होल्डर 5 से ज्यादा नहीं कर सकता, 5 से कम कर सकता है या 5 कर सकता है, पर उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। जो डिविडेंड की परसेंटेज है वो कैलकुलेट कैसे होगी? नॉमिनल वैल्यू के ऊपर होगी, फेस वैल्यू के ऊपर होगी, ठीक है? सेक्शन 123 की बात करते हैं कि सोर्सेस ऑफ फंड, मतलब डिविडेंड कलेक्ट करने के, डिविडेंड देने के क्या क्या सोर्सेज रहेंगे, ठीक है? फाइनल डिविडेंड की बात करें, इंटरिम डिविडेंड की बात अभी करेंगे, ध्यान से समझिएगा। डिविडेंड अगर डिक्लेयर है एंड पे करने की बात हो चुकी है, कंपनी में किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर बोल दिया कि डिक्लेयर करेंगे, पे करेंगे, तो कहां से पे करेंगे? आउट ऑफ 4 थिंग्स, ध्यान से समझिएगा। प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, डेप्रिसिएशन निकालने के बाद, और डेप्रिसिएशन किसके हिसाब से होना चाहिए? शेड्यूल 2 के हिसाब से होना चाहिए। देन या फिर बोला अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कोई भी प्रीवियस ईयर का जो रह चुका है, डेप्रिसिएशन हटाने के बाद वो ले लो, उसमें से निकाल लो, डिविडेंड पे करने की बात आ रही है तो। या फिर बोलो दोनों की ले लो, इसमें से थोड़ा ले लो बी में से, इसमें से थोड़ा ए में से ले लो। या फिर बोला जो भी मनी है
जो डिविडेंड पेमेंट के लिए मतलब कि गवर्नमेंट ने बोला था, गारंटी दी थी कि इतना तो आप डिविडेंड देंगे, जो गवर्नमेंट के बारे में हमारे पास पैसे आ रखे, गारंटी दे रखे गवर्नमेंट ने, वो हम उसका यूज कर सकते हैं फॉर द डिविडेंड पेमेंट। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब ये जो हमारे ए और बी पॉइंट है, इसके अंदर हमारे ये 3-4 चीजें इंक्लूड नहीं होती है, एक्सक्लूड होती है मतलब, ठीक है, SCLUD ऐसे समझ जाना अपने आप। ठीक है, नाउ अनरियलाइज्ड गेन्स, जो कभी कभार के गेन है, पता नहीं चला, जो मतलब रियलाइज ही नहीं हुए हैं, वो नहीं आप इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। नोशनल गेन्स हो गए, कभी कभार वाली चीजें, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, वो भी आप इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। या फिर बोलो कि जो भी हमारे कैरिंग अमाउंट मतलब कि जो बुक वैल्यू है, अगर वो मेरी चेंज हो रही है, एसेट और लायबिलिटी में चेंजेस आ रहे हैं, वो भी आप इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, बात करते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व मतलब क्या है, अगर कंपनी जो है, अगर वो चाहे तो जितना भी प्रॉफिट है उस फाइनेंशियल ईयर का वो रिजर्व्स में ट्रांसफर कर सकती है बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड। मतलब कोई भी डिविडेंड अगर डिक्लेयर करने से पहले अगर कंपनी चाहती है कि इतना सर्टेन परसेंटेज हमारे रिजर्व्स में मेंटेन रहे, तो वो कर सकती है, बट चाहे तो, नहीं चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके आगे बोला कि डेफिनेशन जो है वो शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होना चाहिए, कोई और मेथड के थ्रू नहीं। ठीक है, नाउ रेट ऑफ डिविडेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से समझिएगा कि सोर्स ऑफ इंटरिम डिविडेंड क्या होता है। इंटरिम डिविडेंड के पैसे कहाँ से इकट्ठे करे जाते हैं उसकी बात चल रही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो डिक्लेयर कर सकता है डिविडेंड। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अब डिविडेंड कब डिक्लेयर कर सकता है, कभी भी फाइनेंशियल, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड की बात चल रही है। इंटरिम डिविडेंड मतलब क्या होता है, इस साल का डिविडेंड। तो इस साल के अंदर फाइनेंशियल में कभी भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे कर सकती है, एजीएम के अंदर भी, एजीएम से पहले भी कर सकती है। ठीक है, अब कहाँ से करेगी डिविडेंड, आउट ऑफ वेयर, सरप्लस दे रखा हो पीएनएल अकाउंट के अंदर, वहां से कर लेगी, या फिर करंट अकाउंट, करंट ईयर के प्रॉफिट्स वगैरह होंगे जो फाइनेंशियल के बाद निकलते हैं, वहां से कर लेगी, या फिर करंट क्वार्टर के हिसाब से कर लेगी, मतलब क्वार्टर वाइज अगर प्रॉफिट आ रहे हैं जो फाइनेंशियल के अंदर आए, वहां से भी वो दे सकती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, पूरा पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा। ठीक है, समझिए क्या बोला इसके अंदर कि इफ लॉस इन करंट ईयर क्वार्टर, ठीक है, कोई अगर लॉस आ जाता है, करंट ईयर के क्वार्टर में लॉस हो जाता है, तो डिविडेंड कैसे देंगे। देखो, इंटरिम डिविडेंड तो बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, इम्पॉसिबल है देना, क्योंकि हम क्वार्टर के प्रॉफिट में से दे रहे हैं, इस साल का डिविडेंड इस साल के प्रॉफिट में से ही जाएगा, तो डिविडेंड तो बिल्कुल भी डिक्लेयर नहीं होगा। और कौन से रेट में देंगे, अगर हम दूसरे केस के अंदर बात कर रहे हैं, तो जो भी, ध्यान से समझिएगा, मान लेते हैं कि मुझे बोला 3 साल का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 12%, और इस साल का जो मेरा रेट डिक्लेयर हुआ था वो हुआ था 10% के ऊपर। अब 10% आज का है, 3 साल का एवरेज रेट क्या चल रहा है मेरा 12%, तो मैं यहाँ पे 10% का एक बार डिक्लेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मैं पीछे एवरेज के हिसाब से लेके चलूंगी कि कहाँ से, देखो अभी बताते हैं कि कहाँ से इकट्ठा होगा, क्योंकि अगर डिविडेंड वंस डिक्लेयर इट कैन नॉट बी रिवोक्ड। मतलब क्या है इसका, अगर डिविडेंड एक बार ही दे दिया है तो वापस नहीं लिया जा सकता, उसका प्रोसेस पूरा पे करना ही पड़ेगा। तो अगर ऐसे केस आ जाता है, जो भी डिक्लेयर करा गया है, तो 3 फाइनेंशियल ईयर का एवरेज जो है वो हमारा मेनली जो डिक्लेयर रेट पे है वो ज्यादा ही होना चाहिए उससे, मतलब कि 12% ज्यादा हो, 10% कम हो चलेगा, मतलब आज वाला कम हो चलेगा, पर ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसकी पूरी डिटेल में मैं यहाँ पे बात करती हूँ। देखो क्या बोला कि हमारे पास फ्री रिजर्व्स होते हैं, हम अगर एब्सेंस है, हमारे पास प्रॉफिट की कमी है, इनएडिकेसी है, तो हम डिविडेंड कहाँ से दे सकते हैं। जो वो वाला पॉइंट है जो आपको थोड़ा बहुत ऊपर नहीं समझ आया होगा, हम उसको यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। देखो ये रूल 3 में लिख रखा है, आपको पता है कि इनएडिकेसी और एक्सेस ऑफ प्रॉफिट की बात है, आपको ये याद रहना पड़ेगा, रखना पड़ेगा कि रूल 3 के अंदर लिखा है। आपको क्या लिखना है, एज पर रूल 3 ऑफ द रेलेवेंट सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, देन यू विल राइट दिस थिंग्स। इतनी बात समझ आ रही है। अब मान लो उन्होंने केस बोला कि इतना इतना दे रखा है, ठीक है, ऐसा हो सकता है केस में आ जाए, आपको बोले इतना इतना दे रखा है, ऐसा ऐसा है, तो अब बताओ कि क्या करेंगे। ऑल्दो आएगा नहीं आपके फिलहाल के लिए, हो सकता है ऑनर्स में आ जाए, बट प्रोग्राम में नहीं आता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, नॉर्मल रहता है, डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं। तो 3 कंडीशन कौन कौन सी हमें पहले फुलफिल करनी पड़ेगी, तभी हम फ्री रिजर्व में से दे सकते हैं। अब रिजर्व इन द सेंस पीएनएल अकाउंट हो गया, अभी जो रिजर्व वगैरह हमें मेंटेन करते चल रहे होते हैं। जो रेट है वो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीड। ठीक है, अगर मान लो मैंने बोला 12% है मेरा, ठीक है, सॉरी 12% समझ आना, ठीक है, 12% है मेरा 3 फाइनेंशियल ईयर का, तो मेरा अगर इस साल का जो डिविडेंड है वो 10% है, लेट्स सपोज 10% है, तो यहाँ पे क्या है, 10% मेरा कम है, ठीक है, 12% से, तो ये मेरा एक्सेप्ट हो जाएगा, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। देन उसके बाद यहाँ पे क्या बोला सेकंड पॉइंट के अंदर, ये 3 कंडीशन है, पहली सेटिस्फाइड होगी, ओके है, सेकंड पे आओगे, फिर थर्ड पे आओगे। जो फर्स्ट की बात कर रहे हैं, मान लो 3 फाइनेंशियल ईयर के अंदर कोई डिविडेंड ही नहीं दिया था, तो फिर कोई डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, इग्नोर कर दोगे, इट मींस ये वाली कंडीशन ही इग्नोर हो गई।
सेकंड क्या हो गया? क्या बोला? जितना भी हमने अमाउंट को विथड्रॉ करा है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब कि जितना भी सरप्लस बैलेंस था, उसमें जितना भी इकट्ठा करके हमने अमाउंट को विथड्रॉ करने का सोचा है, वो हमारा लेस देन इक्वल्स टू 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व होना चाहिए। पेड अप शेयर कैपिटल मान लो 10 लाख है, फ्री रिजर्व मान लो 2 लाख है, तो 12 लाख का 10th निकालेंगे, दैट इज 1,20,000। अगर यहाँ पे है 1,20,000 आ रहा है, मैं लिख देती हूँ, आपको बता देती हूँ, 1,20,000 यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो मेरा जितना अमाउंट मैंने विड्रॉ करा है, उसके अंदर अगर मान लो 2 लाख भी है, तो ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 1,20,000 विड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1,20,000 से ज्यादा विड्रॉ करो चलेगा, बट 1,20,000 जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। एंड अमाउंट ड्रॉन शैल बी फर्स्ट यूटिलाइज्ड टू सेट अप द लॉसेस ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। इट मींस जितना भी आपने पैसा निकाला है, उसमें से पहले अगर मान लो इस साल का हमारा जो लॉस है वो 2 लाख रुपए है, मैंने जितने निकाले थे, लेट्स सपोज मैंने निकाले 15 लाख रुपए, तो 15 लाख में से पहले 2 लाख रुपए मैंने माइनस होगा, फिर मेरा आगे जो फर्दर है वो यूटिलाइज होगा पैसा। ठीक है, दैट इज 13 लाख बचा। और जो बैलेंस है रिजर्व में, जो बचा कुछ बैलेंस बचा विड्रॉ करने के बाद, जो बैलेंस रह गया मेरे अकाउंट के अंदर, वो जो है 15% पेड अप शेयर कैपिटल से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके मैं एक और बात वापस करती हूँ इस टॉपिक के ऊपर, आपको एक और तरीके से समझाती हूँ मेरा पॉइंट। पर यहाँ पे बात करिए, अब यहाँ पे क्या हो गया, मान लो डिविडेंड डिक्लेयर हो गया। डिविडेंड डिक्लेयर होने के 5 दिन के अंदर अंदर मैं एक सेपरेट बैंक अकाउंट बनाऊंगी, उसके अंदर ट्रांसफर करूंगी। देन इसके 5 दिन के बाद 30 दिन के अंदर अंदर मैं एक वारंट पोस्ट डिक्लेयर करूंगी कि आई एम गिविंग द डिविडेंड। अगर ये नहीं कर पाते हैं, कंपनी नहीं कर पाती है, तो 18% पेनल्टी के लिए लाइबल हो जाएगी। इसके बाद अगर वो कर रही है, 7 दिन के अंदर अंदर उसे अनपेड डिविडेंड अकाउंट, अगर मान लो कुछ अमाउंट रह जाता है जो पे नहीं हुआ, तो 7 दिन के अंदर अंदर उसे अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर वो नहीं कर पाती है तो 12% की पेनल्टी लगानी पड़ेगी। देन उसके बाद यहाँ से लेके 90 डेज तक वो अगर सारी जो स्टेटमेंट्स वगैरह जो अनपेड रह गई है, ठीक है, जो पेमेंट रह गई है, उस स्टेटमेंट को वेबसाइट पे शो कर देगी कि इन पर्सन ने मतलब पेमेंट नहीं हुई है, बिकॉज वो पेमेंट के लिए मतलब अवेलेबल नहीं थे या अनक्लेम्ड रह गया, तो वो वहां पे 90 डेज के अंदर अंदर कर देंगे। अब यहाँ से लेके अनपेड डिविडेंड अकाउंट से लेके अगर तब तक मेरा एंड 7 साल तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती है, तो 7 साल के बाद मेरा आईईपीएफ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, यहाँ पे लिखा है मैंने इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, अथॉरिटी के पास जाएगा। 7 साल के अंदर ही, 7 साल के अंदर जैसे 7 साल खत्म हुए, 7 इयर्स खत्म होने के बाद अनपेड डिविडेंड अकाउंट में से सारा पैसा जितना भी था, बेशक वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल था, सारी चीजों से हटके हम एक आईईपीएफ अथॉरिटी के पास डाल देंगे, और जो अथॉरिटी हमें मेल भेजेगी कि हाँ हमने सारा पैसा सस्टेन कर लिया है। अब देखो आईईपीएफ क्या होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आईईपीएफ इसके फंड करेक्ट कहाँ कहाँ होते हैं? देखो एरो समझ आ रही होगी, सारे क्या है इंटर, इसमें आ रहे हैं, और ये एरो कहाँ जा रही है, इसमें बाहर जा रही है, इट मीन्स की आउटर, ये कहाँ कहाँ यूटिलाइज होगा। ये हो गया हमारा कहाँ कहाँ से पैसे आएंगे, ये हो गया कहाँ कहाँ यूटिलाइज होगा। अगर मैं कह रही हूँ ग्रांट से आ जाएंगे, डोनेशन से आ जाएंगे, अमाउंट डिस्गॉर्ज्ड हो गया, ठीक है, जो उस पैसे आ जाएंगे, अनपेड डिविडेंड अकाउंट से पैसे आ जाएंगे, कोई जनरल रेवेन्यू आ गया, पता नहीं था पर इसमें डाल दिया, कोई एप्लीकेशन मनी, आपको पता है एप्लीकेशन मनी का मतलब क्या है? मान लो कि शेयर्स मैंने अलॉट करे, उसमें मुझे पैसे जो है एक्स्ट्रा मिल गए, अब मुझे रिफंड करना था, पर रिफंड करने के लिए सामने वाली अथॉरिटी अवेलेबल नहीं है, तो मैंने अगर उसको देने के लिए मोर देन इक्वल टू 7 इयर्स हो चुके हैं, अभी तक वो सामने वाली पार्टी को रिफंड नहीं करा, तो यहाँ पे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में डाल देंगे। उसके बाद मेच्योर डिपॉजिट और डिबेंचर प्लस इंटरेस्ट जो मोर देन 7 इयर्स तक का चल रहा है, ठीक है, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। मोर देन 7 इयर्स मतलब कि 7 साल तक कुछ भी काम नहीं हुआ, इसके अंदर कुछ बात ही नहीं उठी है, तो इसलिए हम उसमें डाल देंगे। ये सेल प्रोसीड होगी, कोई फ्रैक्शनल शेयर्स बचे हुए हैं, ठीक है, फ्रैक्शनल शेयर्स का मतलब क्या होता है, मान लो कि कुछ अमाउंट रह गया, 30 रुपए रह गए, या जो फ्रैक्शंस मतलब कि 100 में कन्वर्ट करने वाला जो होता है, वो चीजें रह गई, जो भी वो पैसा है जो बचा हमारे पास, वो हम इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में डाल देंगे। ठीक है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हुआ, अगर उसके अंदर कोई बात नहीं हो रही है उसका प्रीमियम वगैरह की, तो 7 साल के बाद या इक्वल्स टू मोर देन इक्वल्स टू 7 इयर्स के बाद हम यहाँ पे डाल देंगे। अब इस चीज का ध्यान रखेगा, बाकी सब में मोर देन इक्वल्स टू 7 इयर्स है, बट जो मेच्योर डिपॉजिट डिबेंचर है वो सिर्फ मोर देन 7 इयर्स है, इक्वल्स टू नहीं। ये डिफरेंट डिफरेंट वेज हो गए थे, बहुत सारे हैं, बट जो मेन इंपॉर्टेंट टीचर्स देख के ओके हो जाती है, वो आपके पॉइंट्स पहले लिखती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ पे यूटिलाइज करना है आईईपीएफ को। ठीक है, देखो पहले तो हम रिफंड कर दें,
अगर अनक्लेम डिविडेंड है, मैच्योर डिपॉजिट है, मैच्योर डिबेंचर है, एप्लीकेशन मनी है, अगर हमें कोई चीजें मिल जाती हैं तो हम उसको पहले रिफंड करने पे लगेंगे। या फिर एजुकेशन या फिर प्रोटेक्शन फंड्स के लिए हम लगाएंगे, या फिर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है हम एलिजिबल या फिर जो एप्लीकेंट्स जो ढूंढ रहे हैं, जो जेन्युइन पर्सन है, हम उनको देंगे। या फिर हम बोलेंगे जो लीगल एक्सपेंसेस है रीइम्बर्स। रीइम्बर्स का मतलब क्या है, जितने भी लीगल एक्सपेंसेस लगे हैं उनके पुराने कंपनी के लगे हैं, उसको वापस से उसको रीइम्बर्स करके मतलब वही पॉइंट पे लाके बोलेंगे कि ये लो आपके खर्चे ये रहे। या कोई कोई भी ऐसी चीज है जहाँ पे आईईपीएफ का जरूरत पड़ेगी, वहां पे वो चीज होगी। ठीक है, मैं आपको एक पॉइंट समझाती हूँ वाला जो न्यूमेरिकल के थ्रू, ताकि थोड़ा और अच्छे से समझ आ सके। वेट, मैं पहले लिख लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पे एग्जांपल लिया। देखो क्या बोला है यहाँ पे, पेड अप शेयर कैपिटल जो मुझे गिवन है दैट इज 100 करोड़। फ्री रिजर्व्स मुझे जो गिवन है दैट इज 20 करोड़। ठीक है, देन उसके बाद मुझे एवरेज डिविडेंड दे दिया 3 इयर्स का 12%, एंड प्रपोज डिविडेंड फॉर दिस ईयर इज 10%, एंड करंट ईयर के लॉसेस भी दिए 2 करोड़ के। आपको इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऑल्दो आएगा नहीं, मैं सबको समझाने के लिए कर रही हूँ कि क्या मतलब होता है। ठीक है, अब देखो पेड अप शेयर कैपिटल, पहले में क्या बोला था मुझे कि रेट जो है वो 3 फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब रेट कितना है 10%, 3 इयर्स का कितना है 12%, तो 12% ज्यादा है ना, 10% कम है, इट मीन ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। देन उसका टोटल अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लेस देन इक्वल्स टू 1/10 होना चाहिए। किसका 1/10, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का। 100 प्लस 20 कर देते हैं, 120 करोड़ का। ठीक है, 10 1/10 निकालूंगी तो 12 करोड़ आता है। उस 12 करोड़ में से पहले क्या बोला, जितना भी अमाउंट है पहले यूटिलाइज होगा करंट ईयर के लॉसेस को सेटअप करने के लिए। तो 2 करोड़ मैंने यहाँ से निकला, कितना बचा 10 करोड़। तो 10 करोड़ मैं यूटिलाइज कर सकती हूँ डिविडेंड देने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं बैलेंस इन रिजर्व आफ्टर विड्रॉल जो है वो 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से कम नहीं होना चाहिए। पेड अप शेयर कैपिटल क्या है मेरी यहाँ पे 100 करोड़। तो 100 करोड़ मैंने लिखा, देखो यहाँ पर, सॉरी, देखो 100 करोड़ मैंने लिखा, यहाँ पे कहाँ गया, यही देखो 15% का 100 करोड़ का 15% कितना है 15 करोड़। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ कितना बैलेंस रह रहा है, फ्री रिजर्व की बात करें 20 करोड़ का बैलेंस है। ठीक है, उसमें से मैंने 10 करोड़ का डिविडेंड दे दिया, तो बैलेंस कितना रहा 10 करोड़। तो सिचुएशन तो मेरी सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि लेस देन पॉसिबल ही नहीं है, होना नहीं चाहिए, नॉट लेस देन लिखा है तो पॉसिबल नहीं है, तो सेटिस्फाई नहीं हुई। इट मीन्स मैं कितना डिविडेंड दे सकती हूँ, अगर मैं इसको थोड़ा कम करने जाऊं, फ्री रिजर्व 20 करोड़ का मतलब 15 करोड़ रहना चाहिए, इन शॉर्ट ये बोलो तो मैक्सिमम मैं कितना डिविडेंड दे सकती हूँ 5 करोड़। अगर मैं इसको 15 करोड़ रखना चाहूँ और 20 करोड़ का रिजर्व है, तो बैलेंस कितना बचता है 5 करोड़ का, तो मैं 5 करोड़ का डिविडेंड दे सकती हूँ। जहाँ पे मैंने 10% डिसाइड करा, वहां पे मेरा 10 करोड़ जो डिसाइड करा वो पॉसिबल नहीं है, वो सिस्टम के अकॉर्डिंग मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं होता। तो आई कैन ओनली गिव 5 करोड़ एज एन डिविडेंड, दैट इज 5%। ठीक है, 5% दे सकती है, यहाँ पे 5% लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। 5% में डिविडेंड से दे सकती हूँ, 10% नहीं दे सकती। पहले तो कंडीशन सेटिस्फाई होते चल रहे हैं, पर थर्ड कंडीशन में आके हमारे पास दिक्कत होगी, तो इसलिए हमने उसका डिविडेंड को कम कर दिया। 5 करोड़ अगर समझ नहीं आया हो, यहाँ पे देखिए 10 करोड़ की बात चल रही है, हमने 10 करोड़ दिया था क्योंकि ऊपर बात चल रही थी 10 करोड़ की। बट अगर मैं देखने जाऊं 10 करोड़, देखिए मेरे पास बैलेंस कितना बचा है 10 करोड़, जो कि 15 करोड़ से कम है। उन्होंने बोला कम नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने क्या कहा, चलो ठीक है 15 करोड़ रख लेते हैं। तो फिर डिविडेंड कितना मिलेगा, बैलेंस निकालेंगे तो 5 करोड़। इट मीन 5% कैन बी डिक्लेयर्ड, जितना मैक्सिमम डिक्लेयर करना चाहते हो सिर्फ 5% हो सकता है। तो आपका यहाँ पे चीज डन होती है। वाइंडिंग अप के जो नोट्स है वो आपको शेयर हो जाएंगे, अगर आप कहोगे तो फिर मैं उसकी वीडियो बना दूंगी एक अलग से, बिकॉज वाइंडिंग का क्वेश्चन आता है, बट उसको एक बार रीड कर लोगे नोट्स वगैरह से तो आपके वो समझ आ जाएगा। ठीक है, आई विल अपलोड द नोट्स आफ्टर, लाइक थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगी जैसे उसके अंदर फाइनल करके। ठीक है, एंड वाइंडिंग अप के नोट्स पढ़ लेना, आपको वो सारे डन हो जाएगा। एंड एक डिपॉजिटरी सिस्टम वाला भी आ जाता है इसके अंदर, एक क्वेश्चन जो आ जाता है उसके भी नोट शेयर होंगे, उसको रीड करके समझ आ जाएगा, इतना डिफिकल्ट चैप्टर वो है नहीं। ये मेन ऑडिट एंड डिविडेंड वाला इंपॉर्टेंट था बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने इसको डिटेल में समझाया आपको। ठीक है, आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अगर देखो समझ आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट करके प्लीज बताना कि आपको कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट एंड आस्क। थैंक यू सो मच।